फिल्म स्टार्ट होती है और हम एक अमेरिकन आदमी को देखते हैं जो कि पैराशूट से लैंडिंग करता है। ठीक उसी के बाद एक और चाइनीज़ आदमी भी लैंड करता है और यहाँ पर हम दोनों को फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर पहला वाला आदमी इस चाइनीज़ आदमी से भागते हुए बचता है और भागते भागते ये दोनों पहाड़ के एंड पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर चाइनीज़ आदमी इस अमेरिकन को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोरिल्ला अपीयर होता है जो कि हमारा कॉन्ग होता है। जिसके बाद सीन चेंज होकर हमें 1973 का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मोनार्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड बिल रैंडा को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट ह्यूस्टन ब्रुक्स को लेकर पार्लियामेंट हाउस में आते हैं ताकि सेनेटरी विलियम से मिलकर अपने प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिला सके। जहाँ पर सेनेटरी रैंडा और उसके असिस्टेंट को 5 मिनट देता है अपना प्रोजेक्ट बताने के लिए, जिस पर रैंडा स्कल आइलैंड के बारे में बताता है जो कि दुनिया के नक्शे पे बिल्कुल नहीं है और अब तक किसी इंसान ने उसके ज़मीन पर पैर नहीं रखा है। और इस आइलैंड की मुझे इमेज सैटेलाइट फुटेज से मिली जो कि फ़िलहाल सिर्फ हमारे पास ही है और इस आइलैंड में हम जाकर इसके जियोलॉजिकल रिसोर्स पर स्टडी करेंगे जिससे हमारे देश का नाम आगे होगा। पर सेनेटरी ये सब बात सुनने के बाद भी रैंडा को ना कहता है, लेकिन तभी रैंडा का असिस्टेंट कहता है कि कल रात को रशियन सैटेलाइट वहाँ से गुजरेगा और 3 दिनों में उनके पास भी वही तस्वीर होगी जो हमारे पास होगी। तो असिस्टेंट की बात सुनने के बाद सेनेटरी रैंडा के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे देता है, जहाँ पर बिल रैंडा सेनेटरी से आर्मी के जवान की भी मांग करता है। फिर सीन चेंज होकर हमें वियतनाम के एयरबेस का दिखाते हैं, जहाँ पर कुछ आर्मी के जवान घर रवाना होने की कोशिश में पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर हम उनके कर्नल प्रेस्टन पैकवर्ड को देखते हैं जो कि खुद में ही एक आर्मी है और इनका बस चले तो कभी जंग ख़त्म ही ना हो, क्योंकि ये पैदा ही जंग लड़ने के लिए बना है। कि तभी उन्हें एक फ़ोन कॉल आता है जहाँ पर उन्हें अपने देश के लिए एक आखिरी मिशन करने की बात कहते हैं, जिस पर कर्नल पैकवर्ड राज़ी हो जाते हैं और वो अपने कुछ जवान को लेकर शिप यार्ड पर चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर रैंडा और उसका असिस्टेंट एक ट्रैकर की तलाश में होते ताकि वो उसे उस गुमनाम आइलैंड पर रास्ता दिखा सके, जहाँ पर उनकी ये तलाश कॉर्नेट को पाकर पूरी होती है, जिसके लिए रैंडा उसे उसकी मुंह मांगी कीमत देता है। और साथ ही हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम मैसन वेबर है, जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र है और ये भी इस गुमनाम आइलैंड यानी स्कल आइलैंड के मिशन में शामिल हो जाती है। जिसके बाद हम शिप में फील्ड सुपरवाइज़र विक्टर नीव्स और बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट मिस सैन और डेटा रैंगलर स्टीव वुडवर्ड को देखते हैं, जहां पर ये लोग उस आइलैंड के प्लान को डिस्कस करते हैं, जहां पर असिस्टेंट ब्रुक सभी को यह बताता है कि वे लोग उस आइलैंड के सरफेस पर बॉम्ब गिराएंगे ताकि वो उस आइलैंड के सरफेस की डेंसिटी को माप सकें। और यहाँ पर हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जैक चैपमैन है, जो कि सभी को ये बताता है कि ये पूरा प्रोजेक्ट 3 दिन का है और सभी लोगों को इस आइलैंड के नॉर्थ साइड पे मिलना है, जहाँ पर हमें रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स आएंगे। इसलिए अगर किसी ने भी इस हेलीकॉप्टर्स को मिस किया तो वो इस आइलैंड में हमेशा के लिए फंस जाएगा। जिसके बाद ये शिप स्कल आइलैंड के लिए रवाना हो जाती है, जहाँ पर हम एक बहुत बड़ा तूफान देखते हैं और इस तूफान की वजह से शिप इसके आगे जा नहीं सकती। तो रैंडा के जोर देने पर कर्नल पैकवर्ड और बाकी सभी लोग हेलीकॉप्टर्स के थ्रू इस तूफान को पार करते हैं और फाइनली ये सभी लोग उस काले घने बादलों के तूफान के उस पार पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें वो गुमनाम स्कल आइलैंड दिखता है। तो जैसा कि इन्होंने प्लान डिस्कस किया था, ये लोग उसी तरह उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये लोग स्कल आइलैंड पे पहुंचते ही वहां पर बमबारी करना चालू कर देते हैं और उस बमबारी से जो रेटिंग मिलती है, जो कि असिस्टेंट ब्रुक्स और बायोलॉजिस्ट सैम ने सोचा भी नहीं था। उन्हें ये मालूम पड़ता है कि वहाँ की सरफेस यानी ज़मीन पूरी तरह से खोखली है और मिलिट्री बमबारी के मज़े ले ही रही थी कि अचानक एक उड़ता हुआ ट्री उनके हेलीकॉप्टर से आके टकरा जाता है, जिससे कि उस हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो जाता है और इसके पीछे विशालकाय कॉन्ग का हाथ होता है, जो कि एक के बाद एक सारे हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देता है। और इस तबाही में कर्नल के आधे से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और बाकी बचे हुए लोग बुरी हालत में और डरे हुए होते हैं। और ये मंजर देखने के बाद कर्नल बौखला जाता है और बंदर को मारने का ठान लेता है। और वहीं कॉर्नेट बाकी सिविलियंस को यही सजेशन देता है कि वे सभी लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे
और बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर यहाँ से 3 दिन बाद आने वाले रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में निकल जाएंगे। और वहीं कर्नल रैंडी को गन पॉइंट पर लेता है, जहाँ पर रैंडी उसे मॉन्स्टर्स एग्जिट करते हैं ये बात बताता है और कहता है कि मुझे ये सब पहले से मालूम था और ये कोई जियोलॉजिकल प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि मॉन्स्टर्स को ढूंढने का प्रोजेक्ट था, ताकि हम सबूत के साथ पूरी दुनिया को बता सके। जिसके बाद कर्नल अपने बचे हुए सोल्जर्स के साथ रैंडी को लेकर जैक चैपमैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी बमबारी का सामान है जिससे कि वो उस बंदर को मार सके। तो वहीं रास्ते में कर्नल और उसके सोल्जर्स पर एक मॉन्स्टर मकड़ी हमला कर देती है, जिसे कि वो लोग बड़े मुश्किल से मार डालते हैं। और वहीं दूसरी ओर कॉर्नेट और बाकी सभी लोगों को आदिवासी घेर लेते हैं और आदिवासी उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी एक आदमी वहाँ पे आता है जिसका नाम हैंक मार्लो है। और ये वही आदमी है जो कि इस फिल्म के स्टार्ट में दिखाया गया था। और मार्लो आदिवासियों से बात करके इन लोगों की जान बचा लेता है। जिसके बाद हम चैपमैन को देखते हैं जो कि अपना जख्म पानी से धोने के लिए नदी किनारे आता है कि तभी वहाँ पर कॉन्ग भी आ जाता है। और कॉन्ग भी घायल हो चुका था, तो वो जख्म धोने के लिए नदी में हाथ डालता है कि नहीं, अचानक एक मॉन्स्टर ऑक्टोपस उस पर हमला कर देता है, जिसे कॉन्ग बड़े अच्छी तरह से मार कर उसके टेंटिकल्स को चबा लेता है। मतलब सही है कॉन्ग का, नहाने के साथ साथ खाना भी सही है। बट जोक्स अपार्ट, मार्लो कॉन्वेंट और बाकी लोगों को कॉन्ग की कहानी बताता है कि ये आदिवासी कॉन्ग की पूजा करते हैं क्योंकि कॉन्ग उन्हें बचाता है और कॉन्ग उन्हें खोपड़ी राक्षस से बचाता है जो कि ज़मीन के अंदर रहते हैं। इसलिए कॉन्ग तुम पर हमला किया क्योंकि तुम लोग ने उसके घर पर आके उसी के घर पर बॉम्ब फेंका, जिससे कि ये खोपड़ी राक्षस अपनी गुफा से बाहर आ गए। और कॉन्ग सिर्फ छोटे वाले खोपड़ी राक्षस को ही मार सकता है, बड़ा वाला बहुत ही डेंजर है। और अगर वो बाहर आ गया तो कॉन्ग भी उसे नहीं मार पाएगा क्योंकि उसी ने कॉन्ग के माँ बाप को मारा है। और कॉन्ग अपनी नस्ल का एक आखिरी लौता बंदर है जो अभी भी ग्रो कर रहा है। और ये पूरी स्टोरी जानने के बाद कॉन्वेंट और बाकी सभी लोगों का नज़रिया बदल गया कॉन्ग के लिए। और कॉनरेड मार्लो को बताता है कि आज से 3 दिन बाद रेस्क्यू टीम आएगी हमें रेस्क्यू करने के लिए, जिसके लिए हमें आइलैंड के नॉर्थ में पहुंचना है। जहां पर मार्लो अपने बोट के बारे में बताता है जिसे उसने अपने एयरक्राफ्ट के इंजन से बनाया है, जिसे ये लोग रिपेयर करते हैं और फाइनली वो बोट ठीक हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर चैपमैन के ऊपर खोपड़ी राक्षस हमला कर देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन कॉनरेड, मार्लो और बाकी सभी लोग उन आदिवासियों को टाटा बाय बाय करके अपनी बोट लेके रवाना हो जाते हैं नॉर्थ के लिए। पर रास्ते में छोटे मॉन्स्टर्स विक्टर को मार डालते हैं, जिसके कुछ देर बाद इन्हें कर्नल और बाकी सोल्जर्स भी मिल जाते हैं। फिर कर्नल अपने खोए हुए सोल्जर को ढूंढने के लिए वेस्ट में चलने के लिए कहता है, जिस पर मार्लो राज़ी नहीं होता, लेकिन कर्नल के दबाव पर उन सबको जाना पड़ता है। जहाँ पर आगे रूट में उन्हें कॉन्ग के पेरेंट्स के स्केलेटन दिखते हैं, जिसे वो लोग पार कर ही रहे थे कि तभी एक खोपड़ी राक्षस वहाँ पे अपीयर करता है और वो सभी लोगों पर हमला कर देता है। और वो एक पर्सन की खोपड़ी पे उगल देता है जिसके लॉकेट पे चैपमैन लिखा था। और उसी बीच रैंडी की भी मौत हो जाती है, लेकिन किसी तरह बहुत मुश्किल से सभी लोग मिलकर उस खोपड़ी राक्षस को मार डालते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कर्नल को वेस्ट में जाना था। तब कॉनरेड चैपमैन की लॉकेट कर्नल को दिखाता है और कहता है कि चैपमैन मर चुका है, लेकिन फिर भी कर्नल को वेस्ट में जाना था ताकि वो बमबारी कर सके। और यहाँ पे सब कर्नल के खिलाफ थे, लेकिन कर्नल के ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर उसके सभी सोल्जर उसके साथ वेस्ट की ओर निकल जाते हैं और कॉनरेड और बाकी सभी लोग बोट की ओर चले जाते हैं। तब रात में फोटोग्राफर वीवर और कॉनरेड पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हैं ताकि वो नदी की तलाश कर सके कि तभी धुओं के बादलों के बीच से कॉन्ग उनके पास आता है और ये तीनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जहाँ पर वीवर कॉन्ग के फेस को टच करती है और ये एक इमोशनल पॉइंट सीन क्रिएट हुआ है यहाँ पर। लेकिन तभी कर्नल बमबारी करना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज़ सुन कॉन्ग गुस्से में बौखलाया हुआ कर्नल की ओर चले जाता है। और जैसे ही कॉन्ग कर्नल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, कर्नल उसी वक्त पानी में आग लगा देता है, जिससे कि कॉन्ग जल जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है।
और वो कॉन्ग को मारने वाला होता है कि तभी कॉर्नेट और वीवर आ जाते हैं और वो कर्नल को गन पॉइंट पर ले लेते हैं क्योंकि वो लोग कॉन्ग को बचाना चाहते थे और हालात काफ़ी नाजुक थे, जहाँ पर कर्नल के बाकी सोल्जर्स भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और कर्नल ट्रिगर दबाने वाला था जिससे कि कॉन्ग के नीचे रखे हुए बॉम्ब फट जाए कि तभी सबसे बड़ा वाला खोपड़ी राक्षस पानी से बाहर निकलता है, जिसे देख सबकी फट जाती है और सब वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन कर्नल वहीं पे खड़ा होकर बटन प्रेस करने वाला होता है कि कॉन्ग को होश आता है और वो कर्नल को एक मुक्के में ही मार डालता है, जिसके बाद कॉन्ग और बड़े वाले खोपड़ी राक्षस के बीच फाइट होती है जहाँ पर कॉन्ग हार जाता है। तो वहीं बाकी लोग अपनी जान बचाते नदी किनारे पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनके पीछे ये बड़ा वाला खोपड़ी राक्षस पड़ा होता है। तो ये सब देख के उनमें से एक सोल्जर 2 ग्रेनेड निकाल कर उस खोपड़ी राक्षस के सामने खड़ा हो जाता है ताकि खोपड़ी राक्षस उसे खाए और ब्लास्ट से मर जाए। लेकिन इसके उलट ये खोपड़ी राक्षस काफ़ी चालाक होता है, वो अपनी पूंछ की एक वार से उस बंदे को हवा में फेंक देता है जहाँ पर वो बंदा ब्लास्ट से मर जाता है। और अब ये इन लोगों को मारने वाला होता है कि कॉन्ग सुपरमैन की तरह एंट्री लेता है और इस खोपड़ी राक्षस और कॉन्ग के बीच ज़बरदस्त फाइट होने लगती है, जिस बीच बाकी सोल्जर्स और कॉर्नेट भी इस फाइट में कॉन्ग का साथ देते हैं। और फाइट के बीच वीवर पानी में गिर जाती है जहाँ पर कॉन्ग उसे बचाता है कि तभी वो बड़ा वाला खोपड़ी राक्षस वीवर पर हमला करता है जो कि कॉन्ग के हाथ में होती है। तो कॉन्ग उसकी जबान को पकड़कर उसके शरीर से खींच देता है जिससे कि उस बड़े वाले खोपड़ी राक्षस की जबान के साथ उसकी हथेलियाँ भी बाहर आ जाती है। और इस तरह फाइनली उस बड़े वाले खोपड़ी राक्षस की मौत हो जाती है, जिसके बाद कॉन्ग चुपचाप वहाँ से चले जाता है। और वहीं कॉर्नेट, मार्लो, वीवर और बाकी बचे हुए सभी लोग बोट के थ्रू इस आइलैंड के नॉर्थ पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर इन्हें रेस्क्यू करने आता है, जिससे इन सब की जान बच जाती है। जिसके बाद हमें मार्लो को दिखाते हैं जो कि अपने घर जाता है कई अरसों के बाद, जिसने स्कल आइलैंड पे पूरे 28 साल गुजारे थे। और वो घर पहुंचकर अपनी बीवी और अपने बेटे को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और मार्लो को देख उसकी बीवी और उसका बेटा भी काफ़ी खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें मार्लो सोफे पे बैठा हुआ टीवी के मज़े लेते हुए दिखता है। और इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन में असिस्टेंट ब्रूक्स कॉर्नेट और वीवर को बताता है कि कॉन्ग अकेला राजा नहीं है। प्रोजेक्टर में कुछ केव पेंटिंग्स दिखाई जाती है जिसमें गॉडजिला, रोडेंट, मोथरा और किंग गिडोरा, और एंड में एक ऐसी केव पेंटिंग जिसमें गॉडजिला वर्सेस किंग गिडोरा दिखाया गया है। और फाइनली गॉडजिला के रोर के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल ब्लैक एक्सप्लोरर मूवी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करूँ इसकी रेटिंग की तो इसे IMDb पे मिला है 6.6 आउट ऑफ 10 और सड़े हुए टमाटर पे ये 75% फ्रेश है और 86% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। और इस फिल्म का कुल बजट था 18.5 करोड़ US डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए 56.67 करोड़ US डॉलर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।